चलिए बच्चों, तो हमारा अगला चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र। और प्रकाशिक यंत्र में क्या बातें कैसे है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाशिक यंत्र क्या है। प्रकाशिक यंत्र उस उपकरण को कहा जाता है जिसकी सहायता से नेत्र के निकट स्थित अति सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है, या फिर दूर स्थित जो वस्तुएं बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं, तो किसी उपकरण का प्रयोग करके अगर हम उन वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना लेते हैं, तो वो जिसकी मदद से हम ऐसा कर पा रहे हैं, जिस उपकरण का हम प्रयोग कर रहे हैं ऐसे काम को करने के लिए, उसी उपकरण का नाम है प्रकाशिक यंत्र। आई बात समझ में? ठीक है। तो प्रकाशिक यंत्र में मेरे बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना है दर्शन कोण के बारे में। किसके बारे में मेरे बच्चे? दर्शन कोण के बारे में। देखिए दर्शन कोण क्या है। दर्शन कोण बाबू लोग वह कोण होता है जो किसी वस्तु के द्वारा किसी नेत्र पर बनता है। किसके द्वारा बनता है? नेत्र के द्वारा। आई बात समझ में? जैसे भाई दफे मान लेते हैं कि हमारे सामने ये एक पेड़ आ गया। क्या आ गया बच्चों? एक पेड़ आ गया। ठीक है, मान लिया ऐसे पेड़ आ गया। ठीक, अब ये पेड़ हम पूरा देखते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ हमारी आंखें। होता क्या है कि बाबू इसके सिरे से लेकर के इसके पैर तक पूरा आपके नेत्र पर एक कोण बनाता है। मेरे बच्चे, वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने इसी कोण का नाम दर्शन कोण है। क्या है? दर्शन कोण है। दर्शन कोण को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दर्शन कोण की बेसिकली परिभाषा क्या दी जाती है? किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। आई बात समझ में? दर्शन कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब दर्शन कोण में एक दो बातें देखेंगे। दर्शन कोण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वस्तु की नेत्र से दूरी। वस्तु जितना अधिक दूरी पर होगा हमारी नेत्र से, आपका जो दर्शन कोण बनेगा उतना छोटा बनेगा। आई बात समझ में? और जितना नजदीक होगा कोई वस्तु उतना ही बड़ा बनेगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझाना चाह रहा हूँ। आखिर क्या ऐसा कारण हो जाता है कि जो वस्तु हमारे नजदीक होती है वो बड़ी दिखाई देती है और दूर हो जाने पर वो हमारे छोटी दिखाई देती है। जैसे मैं इस डस्टर के बारे में अगर बात करूँ तो अगर जैसे डस्टर अभी यहाँ है तो मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है वृत्त के आसपास का है। इसको 1-8 किलोमीटर दूर पे मैं कहीं रख दूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको देखूंगा तो ये बहुत छोटा दिखाई देगा। तो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे ये प्रतिबिंब छोटे या बड़े बनते हैं और एक एग्जांपल की सहायता से समझ लेंगे इसको। देखो बच्चों, दर्शन कोण के मामले में होता क्या है, ये हमारी आंखें हैं, चलो तो ये है हमारे बच्चों आंखें। ये क्या है? आंखें है हमारी, और ये हमारा लेंस है ऐसे। ठीक है, ये हमारा लेंस है। और अब देखो, ये उस लेंस का मुख्य अक्ष मान लेते हैं। लेंस का क्या है मेरे बच्चे? मुख्य अक्ष है। अब एक ऑब्जेक्ट में इतनी हाइट का यहाँ रखता हूँ और सेम हाइट का ऑब्जेक्ट में यहाँ रख रहा हूँ, हाइट लगभग सेम है। आप लोग देखिएगा कि यही ऑब्जेक्ट अभी जब हमारे नेत्र पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा ना, तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसका बड़ा बनाएगा प्रतिबिंब और इसका प्रतिबिंब छोटा बनाएगा। चलिए कैसे बनाएगा देखिए। कैसे? यहाँ इतना बड़ा पहला प्रतिबिंब बना, इसको मैं I1 से लिख दिया, आप लोग बस देखते रहिएगा। एंड दूसरी बार इसको मैं मुख्य अक्ष के, देखो आप ऑटोमेटिक देख लीजिए, ये जो दूसरी वाली किरणें गई हैं वो तो मैंने थोड़ा मुड़ गया उससे, पर थोड़ा और ऊपर ही कट करेंगे। देखिए यहाँ पे तो जो वस्तु दूर है उसके द्वारा एक्चुअल में बनाया गया दर्शन कोण देखो कम है, और जो वस्तु नजदीक है उसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण ज्यादा है। इस वजह से जो ज्यादा दर्शन कोण बनाता है उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र पे बड़ा बनता है, और जो छोटा दर्शन कोण बनाता है उसका हमारे नेत्र पे प्रतिबिंब छोटा बनता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो दूरी अगर हमारे नेत्र से वस्तु की ज्यादा होगी तो दर्शन कोण कम बनेगा और वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन जाएगा। आई बात समझ में? और अगर दर्शन कोण बड़ा रहेगा, है ना, और दर्शन कोण बड़ा कब रहेगा? जब वस्तु हमारे नेत्र के नजदीक रहेगी, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर वो बड़ी बन जाएगी। आई बात समझ में बच्चों? उसके बाद इस चैप्टर में हमें पढ़ना है आवर्धन। वो वाला आवर्धन नहीं, देखिए नहीं, आवर्धन क्षमता नाम इसका। क्या नाम बच्चों? आवर्धन, आवर्धन क्षमता। अब चलिए देखिए क्या है आवर्धन क्षमता।
क्या है बच्चों? आवर्धन क्षमता। चलिए देखिए, आवर्धन क्षमता को लेकर के अगर हम बात करें तो समझिए ध्यान से, आवर्धन क्षमता की कहानी में क्या बात कैसी है। किसी उपकरण का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? उपकरण का प्रयोग करो। और उपकरण माने कौन से उपकरण? प्रकाशिक यंत्र। किसी हम प्रकाशिक यंत्र के बारे में बात करते हैं, जैसे प्रकाशिक यंत्र में 3-4 बहुत फेमस चीजें, जैसे एक सूक्ष्मदर्शी हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे, और दूसरा हो गया दूरदर्शी। ठीक है, ये दो चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं लगभग। तो ये प्रकाशिक उपकरण है, प्रकाशिक यंत्र है। अगर कोई सूक्ष्मदर्शी है, कोई दूरदर्शी है, और ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के मदद से हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, और अगर वह ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है कि इनके प्रयोग से हमें वस्तुएं बड़े आकार में दिखाई देती हैं। तब बना दर्शन कोण ले लो। माने जब आप उपकरण का प्रयोग करो तो उपकरण के द्वारा जो नेत्र पर दर्शन कोण बनाता है उस दर्शन कोण को लेना है, और जो आपका स्वस्थ नेत्र दर्शन कोण बनाता है बिना उपकरण के प्रयोग के। जैसे एक चीज समझिए, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ। जैसे बाई द वे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं से नग्न आंखों से देख रहा हूँ, तो मान लिया दर्शन कोण बन गया अल्फा। कितना बन गया? क्या मैंने इसको देखते समय किसी प्रकाशिक उपकरण का उपयोग किया? मैं डायरेक्टली से अपने नग्न आंखों से देख रहा हूँ, तो इसके द्वारा नेत्र पर कितना दर्शन कोण बन गया? अल्फा बन गया। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब इसके बाद से अगर मैं इसी उपकरण को किसी प्रकाशिक यंत्र की मदद से देखूं तो जाहिर सी बात है मुझे या तो बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा, कुछ ऐसा होगा। चलो, तो उपकरण के प्रयोग करने के बाद, उपकरण के प्रयोग करने के बाद जब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो इसका आकार मुझे बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा? दिखाई देगा। तो बाबू उसके द्वारा उपकरण का प्रयोग करने के बाद, है ना, उपकरण का प्रयोग करने के बाद से जो दर्शन कोण बन रहा है, मान लिया वो बीटा बन गया। कितना बन गया? यानी बीटा दर्शन कोण है, अल्फा भी दर्शन कोण है, लेकिन अल्फा दर्शन कोण कब है? केवल नग्न आंखों से देखने पर। क्या करने पर मेरे बच्चे? नग्न आंखों से देखने पर। जबकि बीटा के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो इसको उपकरण की मदद से देखने पर ये दर्शन कोण मिला है। तो मेरे बच्चे, उपकरण से वस्तु को देखने पर नेत्र पे बना दर्शन कोण बीटा तथा बिना उपकरण के प्रयोग के वस्तु को देखने पर, उसी वस्तु को जिसको तुमने उपकरण की सहायता से देखा, उसी वस्तु को बिना उपकरण की सहायता से देखने पर बना दर्शन कोण क्या कहलाता है मेरे बच्चे? दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो आवर्धन क्षमता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या होती है? किसी उपकरण के द्वारा, किसी उपकरण से वस्तु को देखने पर नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा उसी वस्तु को बिना उपकरण के, बिना प्रकाशिक यंत्र के देखने पर नेत्र पे बना दर्शन कोण का जो अनुपात होता है उसे हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता को मेरे बच्चे कैपिटल एम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल एम से लिखा जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब देखिए, समझिए बात। तो ये आवर्धन क्षमता ना बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो डेरिवेशन करना है ना हम लोग को, ये केवल आवर्धन क्षमता के लिए डेरिवेशन करना है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ना है मेरे बच्चे? संयुक्त या यौगिक सूक्ष्म यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों? आइए इस पे बात करते हैं। अच्छा, इसी को ना बोर्ड में एक और नाम से पूछ लेता है, अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी इसको पूछ सकते हो। दूरदर्शी इसके बाद पढ़ेंगे। अपवर्ती बोर्ड टूटा तो नहीं सर जी। चलो, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है बच्चों? देखिए ध्यान से समझिएगा। ये बाबू एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका प्रयोग नेत्र के निकट स्थित बहुत छोटी सी वस्तु, नेत्र के
निकट स्थित बहुत छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखने में किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है मेरे बच्चे? नेत्र के नजकिरवे रहे लेकिन वो वस्तु बहुत चीन-मून के रहे, तो चीन-मून का वस्तु बड़ा देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अब इसका देखो भैया, सबसे पहले रचना। क्या देखो? रचना। रचना का मतलब ये कैसे बनता है, चलिए देखते हैं भैया कैसे बनेगा ये। इसको बनाने के लिए सबसे पहले धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है और इस नली पे एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। देख ले बाबू के कह रहा था, देख ले बड़ा, खाली देख ले शांति से, द्वारक। ठीक, तो काहे बता रहे हो? बताओ नहीं, खाली देख लो। ये जी सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक, देखो, अरे छोटे रहते सर, छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा रहता है। सबसे पहले धातु की एक बेलनाकार से नली होगी और इस नली के एक सिरे पे जिसकी फोकस दूरी कम हो और उसका व्यास भी कम हो, ऐसे एक छोटे फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को यहाँ लगा देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है। अभिदृश्यक का मतलब होता है वह लेंस जिसे वस्तु की ओर रखा गया, वह लेंस जिसे वस्तु की ओर रखा गया। ठीक है। अब इसमें एक और नली फिट होती है, इसमें मेरे बच्चे एक और नली फिट होती है और इस दूसरे नली के बाहरी सिरे पर, इस दूसरे नली के बाहरी सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का, क्या मेरे बच्चे? बड़े द्वारक का दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है। दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है। इससे मेरे बच्चे नेत्रिका कहते हैं। क्या कहेंगे? या दूसरा नाम इसका अभिनेत्र लेंस। क्या मेरे बच्चे? अभिनेत्र लेंस। ठीक है, नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है। नेत्रिका का मतलब होता है जिसे हम अपनी आंख की तरफ रखेंगे। नेत्रिका का मतलब जिसे हम लोग अपनी आंख की साइड रखेंगे और अभिदृश्य का मतलब जिसको वस्तु की ओर रखते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक। तो इस तरीके से मेरे बच्चे संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की रचना होती है। ठीक है। संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए सबसे पहले धातु की बेलनाकार नली होती है। इसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है तथा इसके दूसरे सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है। ये जो बड़े फोकस दूरी वाला है इसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं या नेत्रिका कहते हैं। इसे हम लोग अपनी आंख की साइड में रखते हैं और जिस साइड में हमारा वस्तु होता है उसे हम लोग, ये क्या नाम है, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर रखा जाता है। आगे बात समझ में इतनी? ठीक। उसके बाद देखिए बाबू, नेत्रिका का जहां फोकस होता है, नेत्रिका का जहां, वही लगा दिया जाता है क्रॉस तार। क्या लगा दिया जाता है? क्रॉस तार। उसकी फोकस पर ही लगा दिया जाता है। और ये जो नलियां होती है आपस में दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा अरेंज होती है। किस व्यवस्था के द्वारा? दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था का मतलब ये है कि नली को कांटेदार, मतलब जैसे हाँ ऐसे 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 कांटेदार होता है ना, ऐसे से, तो इसी पे अरेंज किया जाता है कि इसको घुमाने पे ये ऐसे आगे पीछे हो जाए। आई बात समझ में? ये ऐसे स्लाइडिंग के लिए कांटेदार की बनाई जाती है, उसी पे ये आगे पीछे सरक सकती है। उसी को हम लोग, उसी अरेंजमेंट को कहते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, जिसको आप लोग सही मायने में समझना चाहे तो बाहुबली 2 वाले पार्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसमें साइड में से रोटेट करता तो लेंस आगे बढ़ता है। ठीक है। हाँ वही है, लेकिन वो दूरदर्शी है। ठीक है, वो सूक्ष्मदर्शी नहीं है। तो ऐसे साइड में रोटेट करो तो चीज आगे बढ़ जाए। जैसे कैमरे में आप लोग देखते होंगे DSLR में ऐसे आगे यहाँ रोटेट करते हैं तो वो आगे जाता होगा, पीछे जाता होगा। ऐसी व्यवस्था दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। तो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा ये छोटी नली बड़ी नली पे अरेंज होती है। अब इसके बाद इस तरीके से रचना होने के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं तो उसके लिए एक मैनेजमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है आप हर परिस्थिति में आप अपने उपकरण को उठाएं और ले जाकर के वस्तु को सामने रखें और आप लोग देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसमें लोग पढ़ते हैं समायोजन। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे? समायोजन पढ़ते हैं। अब समायोजन को देखो। सबसे पहले अभिदृश्य को वस्तु की ओर रख लो। अभिदृश्य को क्या करो? वस्तु की ओर रख लो। और अभिदृश्य को वस्तु की ओर रखने के बाद
है ना। आप इस तरीके से इस अभिदृश्यक लेंस को सेट कर लो कि अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस पर बने। किस पे बने? नेत्रिका के फोकस पर बने। उसके बाद दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा नेत्रिका को यानी अभिनेत्र को इस हिसाब से फोकस कर लेते हैं कि यहाँ बनी प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई दे। आई बात समझ में? ठीक, तो इस हिसाब से इसका समायोजन करना है। इसमें दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था की पूरी नली इतना आगे पीछे खिसकाते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉसतार पर बने, फिर नेत्रिका आगे पीछे खिसका करके ऐसी स्थिति में रखते हैं कि हाँ क्रॉसतार स्पष्ट दिखाई दे। वही ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, सबसे पहले इस अभिदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर रख लेंगे, वस्तु की साइड रख लेंगे, और वस्तु की साइड रखने के बाद हम लोग इस हिसाब से नली को आगे पीछे खिसकाते हैं कि लेंस को आगे पीछे खिसकाते हैं कि ये जो अभिदृश्यक लेंस है इसका प्रतिबिंब कहाँ बने? फोकस पर। ये जो क्रॉस तार लगा ना उसी के फोकस पर बन जाए, क्रॉस तार बन जाए। और उसके बाद दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा नेत्रिका को इतना आगे पीछे खिसका लेते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब हो वो हमको एकदम स्पष्ट दिखाई दे। इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है इसमें। और अब मैनेज करने के बाद लास्ट में और सबसे कठिन परिस्थिति से हम गुजरेंगे, वहां तो नहीं गुजरना पड़ता जब हम इससे देखते हैं क्योंकि तब हमें मैकेनिज्म नहीं पढ़ना होता है, पर यहाँ वो ये चीज समझना है कि भाई आखिर वहां जो लेंस लगे होते हैं उसमें प्रतिबिंब बनता कैसे है। चलो ध्यान से समझो। प्रतिबिंब का ये बड़ी टफ चीज है, बोर्ड में जब भी आएगा तो ये सचित्र वर्णन के साथ आएगा, तो इससे निपटना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, बच नहीं सकते हैं, चित्र तो पूछेगा पूछेगा। देखिए ये है हमारे पास अभिदृश्यक लेंस। क्या है मेरे बच्चे? अभिदृश्यक लेंस। और ये है हमारी नेत्रिका। क्या है मेरे बच्चे? नेत्रिका। और ये दोनों लोगों का मुख्य अक्ष, दोनों लोगों का मुख्य अक्ष। अब देखिए ये अभिदृश्यक है और अभिदृश्यक को ओ से लिखते हैं। वो माने ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब अभिदृश्यक है। एंड ये नेत्रिका, नेत्रिका को ई से लिखेंगे। ठीक है, नेत्रिका को ई से लिखते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट के सामने रखा एक वस्तु, ये ऑब्जेक्ट जो लेंस है हमारा, इस लेंस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। देखो इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, देख लो थोड़ा सा फोकस के आगे रखा कि फोकस के पीछे? मेरे हिसाब से फोकस यहाँ होगा कहीं। फोकस यानी एफ ओ। मेरे बच्चे जहां जहां सिंबल ओ के रूप में रहेगा आप यहाँ अरे पगले दो ही फोकस होता है, मैं इसके लिए कह रहा था। नहीं बनवाया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ? यही? अरे पगले वहां तो रहेगा ही, मैं इधर वाला पूछ रहा हूँ। कहाँ है? तो वहां जहाँ बना रहा हूँ वहीं पे है, तो फिर कहीं आवा नौटंकी मचाए हो। चलो ये इसका मेरे बच्चे प्रथम होगा तो इसको एफ डैश से लिख लेंगे। ठीक है, द्वितीय इससे इधर पाया जाता है। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ठीक है, क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण जा रही है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान से, ये किस लेंस में प्रवेश की? अभिदृश्यक। अभिदृश्यक में अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही तो आपको पढ़ाया गया कहां से गुजरती है? फोकस से। तो ये एफओ से। मैंने अभी बताया जहां जहां ओ रहेगा समझ जाइएगा कि वो सारी राशियां किसकी हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस की है, यानी अभिदृश्यक की है। जहां जहां जिन जिन राशियों में सिंबल ई के रूप में दूंगा आप समझ जाइएगा कि वो नेत्रिका की है। किसकी है मेरे बच्चे? नेत्रिका की है। उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण को हम लोग प्रकाशिक केंद्र से भेज देते हैं। कहां से भेज देते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। दोनों एक दूसरे को यहाँ कट करती हैं और यहाँ कट करने के बाद ये एक इमेज बनाती है, और ये इमेज उल्टा होता है। कैसा होगा मेरे बच्चे? उल्टा होगा। देखो ये आपका बन गया इमेज। इसको नाम दे देते हैं A1 B1। ठीक, ध्यान से समझिए। ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब किसका है? अभिदृश्यक का है। और इसका डिस्टेंस मेरे बच्चे हम मान लेते हैं UO है।
कितना है UO, समझ रहे हो, वस्तु की दूरी, किसके लिए, अदृश्य के लिए। ये क्या होगा मेरे बच्चे, VO है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। नेत्रिका E के लिए, किसके लिए, नेत्रिका E के लिए मेरे बच्चे A1 B1 काम करता है एक आभासी वस्तु का। नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब किसका काम करेगा, तो नेत्रिका फिर इस वस्तु का एक बड़ा सा प्रतिबिंब बनाती है। नेत्रिका इस वस्तु का क्या करेगी, बहुत बड़ा सा प्रतिबिंब बनाएगी। कैसे बनाएगी देखिएगा। देखते रहिए आप लोग। इस हिसाब से अब देखो, ध्यान से समझो कि ये क्या मैंने खींच दिया है। इतना कुल जाल माल नया लग रहा है, देखो समझो। देखिए ध्यान से समझो बाबू, ये आपका ऑब्जेक्ट है AB। नेत्रिका ने इस ऑब्जेक्ट AB का एक प्रतिबिंब बनाया A1 B1, उल्टा है, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा है। और मेरे बच्चे ये जो प्रतिबिंब A1 B1 बना है, ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए एक आभासी वस्तु का काम कर रहा है। और नेत्रिका अब इस वस्तु का, आभासी वस्तु का एक बड़ा सा प्रतिबिंब और सीधा बना रही है। इसकी मुंडी नीचे है तो इसकी भी मुंडी नीचे आई है, तो सीधा है। वो वस्तु भी मुख्य अक्ष के नीचे है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के नीचे बना है, सीधा है। ये आई बात समझ में, ये बनाती है A2 B2, ठीक है। अब देखो लाला, आपकी आंखें यहाँ है, आपकी आंखें हैं, ये जो दो किरणें यहाँ पे कट करके इमेज बना करके यहाँ से आ रही, ये एक्चुअल में जब इस लेंस से अपवर्तित होती है, तो जब नेत्र से निकलने लगती है ना, तो नेत्र से निकलने पर ऐसा लगता है कि ये किरणें पीछे जाकर के यहाँ से आ रही है। और इसी वजह से इस ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 दिखाई देता है। अगर समझ में, अब सर जी तो ठीक है, तो ये दो किरणों को मिलाएं, ठीक है, लेकिन हाई दो क्या है। अरे बच्चे, आपने A1 B1 को इसके लिए क्या मान रखा है, आभासी वस्तु है ना, तो वस्तुआ से किरणवा चलेगी तभी तो जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो, वस्तु के एक सिरे से मैंने पहले प्रकाश की किरण को कहां से भेजा, प्रकाशिक केंद्र से, सीधी गुजर गई। दूसरी मुख्य अक्ष के ये अपने फोकस से चली जाएगी, किससे जाएगी, फोकस से चली जाएगी। देखो, और दोनों के दोनों जाकर के वहीं कट हो रहे हैं जहां हमारा बड़ा वाला प्रतिबिंब का सिरा है। आई बात समझ में। तो इस हिसाब से आपके यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ इधर Fe है या इधर Fe डैश है, बीच में कहा यहाँ Fe डैश। ये नेत्रिका का प्रथम मुख्य फोकस है, Fe डैश। वो द्वितीय मुख्य फोकस, ये द्वितीय मुख्य फोकस नेत्रिका विदृश्य का है, ये प्रथम मुख्य फोकस है। कोई दिक्कत, ये बन गया प्रतिबिंब। अब इसमें हमें आवर्धन क्षमता पता करनी है। इस उपकरण का क्या करना है, आवर्धन क्षमता पता करना है। इस फिगर को रटना नहीं है, तुम लोग को मैं बुद्धि दे रहा हूं, वैसे बनाना। देखो ऐसे से कर ली, ठीक, ऐसे किए, ऑब्जेक्ट रखे, पहला मुख्य अक्ष से समांतर, ये फोकस ऑफ इसे बना इसे, और